तो राजीव, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर रही हूं क्योंकि आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है। कल जिस तरह से सदा हुआ भाषण, यहां कल राहुल गांधी 45 मिनट जो बोले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर पकड़ती नजर आई। क्या वाकई, क्योंकि यहां पर हर मुद्दा वो उठाते हुए नजर आए। किसानों से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने बात की, एमएसपी को लेकर बात की, उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे, अग्निवीर को लेकर पेपर लीक का मुद्दा उन्हें उठाया। साथ ही सबसे अहम यहां गरीब मिडिल क्लास, जाति जनगणना, उसको लेकर, और साथ ये भी ऐलान कर दिया हम आएंगे तो हम करके दिखाएंगे, हम जाति जनगणना करेंगे। हालांकि इसके पीछे जो इतिहास है उसको लेकर सवाल बहुत जुड़ जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या जो सत्ता पक्ष अब तक आगे का नैरेटिव या एजेंडा जो सेट करता नजर आता था, कल उसी की बिसात बिछाते हुए राहुल गांधी नजर आए? किस तरह से आप देख रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण को? देखिए पूजा, लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर ये दूसरा उनका भाषण था राहुल गांधी का। पहला भाषण भी अगर आप उनका देखें और दूसरा भाषण भी, दोनों भाषण उनके होने के बाद सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जो विपक्ष के नेता की गरिमा होती है, ये भाषण उसके कतई करीब नहीं था और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे बहुत हद तक उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। और उन्होंने पिछली बार भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान खूब हंगामा हुआ, इस बार भी हुआ, पिछली बार भी ये बातें कही गई। पिछली बार जब राहुल गांधी बोल रहे थे, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने उनको रोकने की और उनके बीच में रोकने टोकने की कोशिश की कि ये चीज़ों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक मर्यादा, एक गरिमा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसे कैबिनेट रैंक प्राप्त होता है और वो एक बहुत ही मर्यादा का पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो विपक्ष का नेता है तो सरकार पर उसे आलोचना करने का उन्हें पूरा अधिकार है। अब वो आलोचना करने के शब्द, तरीके और प्रतीक, बिंब किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं और किए गए हैं पहले भी लोकसभा में, उस पर ध्यान देने की बात है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात दो भाषणों में मैं देखता हूँ पूजा, तो कुछ एक जो वो चीज़ कर रहे हैं कि पहले भाषण में उन्होंने भगवान शिव को लाने का काम किया और दूसरे भाषण में महाभारत के अर्जुन और चक्रव्यूह, हाँ, और इस तरह की बातें, चक्रव्यूह का, तो वो हिंदू देवी देवताओं, शास्त्र और इन सारी बातों को उद्धृत करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मामला है वो उसी से शुरुआत कर रहे हैं, वो वही अपने अस्त्र को उस तरफ से ले जा रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं, शास्त्रों का उल्लेख करके फिर सरकार पर हमला कर रहे हैं। और जो उनकी बातों का लबो-लुबाब में उनके शब्दों पे नहीं जाता। राहुल गांधी शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के 3-4 साल के बाद से ही उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस पर वो 2019 में भी ये बात कहते रहे और 24 के इलेक्शन में भी, और वो लगातार ये बातें कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आने के बाद जो वेल्थ है देश का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बिजनेस है, वो चंद लोगों में सिकुड़ता जा रहा है और एक बड़ा वर्ग है जो इस आर्थिक विकास से पीछे छूटता जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और मध्यम वर्ग गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये एक उनका हर बार का स्टैंड रहा है और उसमें देश के शीर्ष 2 उद्योगपतियों का नाम लेना तो उनका शुरू से ही आप देख रहे हैं। उन्होंने अभी पता चला है कि स्पीकर ने उस 45 मिनट के भाषण में जो अडानी और अंबानी का नाम उन्होंने लिया था उसको निकालने की बात कही है। लोकसभा की जो नियम कायदे हैं उसमें जो संसद का, लोकसभा का सदस्य नहीं होता, आप उसमें उसका नाम नहीं ले सकते हैं। तो उसका बाद में राहुल गांधी ने A1 A2 कहना शुरू कर दिया। तो ये जो चक्रव्यूह की बात उन्होंने कही, उसमें उनका ये कहना है कि 6 लोगों के इर्द गिर्द देश की सत्ता, शासन, सारी व्यवस्था चल रही है और इन्हीं 6 लोगों की वजह से एक बड़ा तबका चक्रव्यूह में घिरा हुआ है और वो तोड़ेगा। यानी वो गरीबों की बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक तो ये है कि वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इस सरकार की, ये उनका 2019 में भी कहा था और वो बिल्कुल नहीं चला था। आपको मालूम है 19 के चुनाव परिणाम कैसे हुए। लेकिन 24 तक आते आते उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना भी जोड़ दी और अब दोनों भाषणों को उठा के देखिए, जातिगत जनगणना उनके हर भाषण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उनकी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें बैकवर्ड्स को और दलितों को उसमें अपने साथ लाने की कोशिश वो
लगातार कर रहे हैं। बजट का जब हलवा खाने की बात हुई जिस पर वित्त मंत्री ने सर पकड़ लिया था, वो भी बात वो यही कह रहे थे। हालांकि देश में इस बात पर कभी किसी नेता ने चर्चा नहीं की कि देश में बजट जो बन रहा है 20 अधिकारी बना रहे हैं या 22 अधिकारी बना रहे हैं, तो उन अधिकारियों की जात क्या है, वो किस वर्ग से आते हैं। इससे पहले किसी नेता ने ऐसी बात कही हो, ऐसा मैंने सुना नहीं। आमतौर पर बजट जो है वो इतना महत्वपूर्ण देश का दस्तावेज है कि मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों का चयन करते हुए उनकी योग्यता क्षमता को ध्यान में न रख कर ये देखा जाए कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, और इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन बात वही है, वो बात वहीं ले जाना चाहते थे कि देखिए इसमें कोई दलित नहीं, इसमें कोई बैकवर्ड नहीं है और हलवा इतने ही लोग खा रहे हैं। तो फोटो में, हालांकि वो फोटो दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। तो मोटे तौर पर जो धर्म और जाति का कार्ड है उसको मिक्सअप करने की कोशिश मुझे लगता है कि वो करते हैं। अपनी बात कह पाने में या वो जो बात कह रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है और सत्ता पक्ष उसको किस तरीके से दूसरी तरफ घुमा सकता है, यही तो बात है कि आप हमले करते हैं और उस हमलों को अगर आप विपक्ष में है सत्ता पक्ष पे, तो उस हमलों से कितना बचा जाए, उसको कितना डाइवर्ट किया जाए, ये सत्ता पक्ष का काम है। और सत्ता पक्ष जो बातें कह रहा है, विपक्ष उसको कैसे डाइवर्ट करे और कैसे उन हमलों से अपने आप को बचाए, अपनी बात ज़्यादा पुरजोर तरीके से रखे, यही संसद में काम होता है। तो राहुल गांधी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना, धर्म और जाति का मिक्स और एक बात की गिने चुने लोगों के बीच में ही गिने चुने लोग ही बहुत चले जा रहे हैं और देश की जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ हाथों में सीमित होता जा रहा है। इसी सब का जिक्र मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि उन्होंने किया है। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अभी बजट पर अपना जवाब देंगी, तो उसमें राहुल गांधी की बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगी। इस बीच अग्निवीर को लेकर भी एक बार फिर राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में हुई है। राजनाथ सिंह ने कल ही ये बात कही, रक्षा मंत्री ने, कि जब चाहे तब अग्निवीर पर एक आप चर्चा करें, मैं उसका हर पक्ष का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज नजर वित्त मंत्री के जो है जवाब पर भी रहेगी बजट भाषण को लेकर। मैं समझना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक जमीन तैयार करने की ही कोशिश है? क्योंकि जो सरकार सत्ता में होती है वहीं इससे भागती नजर भी आती है। देखिए, सच्चाई ये है कि ये जातिगत जनगणना एक ऐसा पिटारा है, अगर ये खुलेगा तो समस्याओं का अंबार कितना बड़ा होगा, विवाद कितने बढ़ेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकारें इससे परहेज करती हैं। देखिए, जहाँ तक पिछले 30 वर्षों में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने का 25 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, उसमें मेरे देखने में अगर जातिगत जनगणना की पहली डिमांड किसी आदमी ने, किसी सांसद ने उठाई, तो विपक्ष में रहते गोपीनाथ मुंडे ने मनमोहन सरकार के समय में ये मांग उठाई थी। तब वो बीजेपी के सांसद थे और उनकी इस मांग का बड़ी संख्या में सांसदों ने समर्थन किया था और उसके बाद 2011 की जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन उसके आंकड़े कभी पेश नहीं किए गए। अभी आप देखें तो 2022 में मोदी सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में, सवाल के जवाब में जवाब दिया था कि उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की सरकार की कोई योजना नहीं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा एक मामला गया था, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि 1931 में जो पहली जातिगत जनगणना कराई गई थी, उस समय भारत में 4100 कुछ जातियां थीं और जब 2011 में जनगणना कराई गई तो वो संख्या 46 लाख के आसपास है। उसमें उदाहरण दिया गया कि सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख से ज़्यादा जातियां पाई गई। तो ये मामला, इसलिए अब सवाल उठता है कि ये जातिगत जनगणना की डिमांड क्या है और क्यों सरकारें इससे बचती हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसकी डिमांड क्या, 1931 में अंग्रेजों ने जब जनगणना कराई तो जाति के आधार पर कराई। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत में लोगों के बीच में विभाजन की दीवार खड़ी करने के लिए अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है वो इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। बाद में आज़ादी के बाद 1951 में जो जनगणना कराई गई
उस समय ये माना गया कि अगर संविधान लागू होने से पहले इस देश का शोषित और वंचित सबसे ज्यादा जिसने जातिवाद का दंश झेला है वो इस देश के एससी और एसटी हैं। इसलिए उस जातिगत जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी को रखा गया और उसी जनगणना के आधार पर सरकारी नौकरियों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और जब 70 के दशक के बाद अदर बैकवर्ड क्लास के लीडर्स खास करके दक्षिण भारत में जातिवादी राजनीति पर जब होने लगी और उनका उत्थान हुआ, उन्हें समर्थन मिला, तब जाकर के 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जो जातियों की उसकी रिपोर्ट भी आई और वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी रही। उसको वीपी सिंह ने लागू किया, ये सबको पता है। तो सवाल यह है कि जातिगत जनगणना के आधार पे जो नतीजे आएंगे, फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात आएगी, हर जगह आरक्षण की बात उसमें लाई जाएगी और जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। अगर 80 के दशक में कहें तो बहुत प्रमुख मुखरता से ये आवाज कांशी राम ने उठाई थी। तो अब इसके दो पहलू हैं। देखिए, जब आदमी आर्थिक रूप से ऊपर हो जाता है तो वो सामाजिक रूप से भी ऊपर हो जाता है। तो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति सामाजिक रूप से संपन्न जब हो जाता है तब उसे जाति बहुत बेमानी लगती है, क्योंकि उस लेवल का एक क्लास अलग हो जाता है। अब उसमें शादी विवाह कौन किससे कर रहा है, वहाँ न धर्म आड़े आता है न जाति आड़ी आती है। लेकिन इस देश की जनसंख्या 80% गाँव में रहती है और जाति एक कड़वी सच्चाई है। और इस कदर कड़वी सच्चाई है, आपको मालूम है कि देश की बहुसंख्यक आबादी, राम मनोहर लोहिया ये बात कहते थे कि जब तक जातियों में शादी का बंधन नहीं टूटेगा, एक दूसरे से शादी विवाह नहीं होगा, तब तक जातिवाद नहीं खत्म हो सकता। उनकी समाजवाद की जो बात थी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब शादियां आपकी अपने जाति में होती है, आपके पूजा पाठ पद्धति या धार्मिक आस्था जातियों के हिसाब से सब बटे हुए हैं, तो जाति की रियलिटी को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अलग अलग विचारधारा है। आप आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो जातिवाद से अलग हटके सामाजिक समरसता में ज़्यादा यकीन करते हैं। जो दूसरे लोग ने पिछले 40-50 वर्षों में राजनीति की, उन्होंने जातिवाद के पिछड़ेपन को अपना आधार बनाया। और आज आप देखिए कि जो भी नेता है देश में, किसी भी पार्टी में कोई भी नेता है, आप उसका नाम लीजिए, देश की आम जनता को उसकी जाति पता है और उसी जाति और टाइटल के आधार पर उसका राजनीतिक रसूख सियासत में बना हुआ है। तो इसीलिए जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो वो आंकड़े जारी नहीं करती कि ये तो बहुत, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। और मोदी सरकार आती है तो वो भी, उसको भी ये लगता है कि इसमें बहुत, अब नई जनगणना होने वाली है, अब कहा यह जाएगा कि नई जनगणना से पुरानी जनगणना का मैच किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया, इस देश में धर्म और जाति दो ही राजनीति के कार्ड हैं और वे एक दूसरे के खिलाफ खेले जाते हैं। अगर जाति का कार्ड खेला जाएगा तो धर्म का कार्ड कितना प्रभावित होगा, ये अयोध्या के नतीजे खुद ही बताते हैं। बिल्कुल, इन नतीजों ने बहुत कुछ दिखाया भी है। लोकसभा के जो तमाम अभी नतीजे आए हैं